नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम नीट और IIT मेंस से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 11 का टॉपिक कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति का एक पार्ट लेकर चलेंगे। इस वीडियो में हम कार्य के बारे में संपूर्ण अध्ययन करने वाले हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे कि कार्य होता क्या है, साथ में हम बात करेंगे कार्य के मात्रक और विमा की। साथ में यहाँ पर इस वीडियो में हम समझेंगे कि एक समान बल और परिवर्ती बल के अधीन किया गया कार्य कितना होता है, संरक्षी बल और असंरक्षी बल के अधीन किया गया कार्य कितना होता है। साथ में हम कार्य पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं, देखने वाले हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्य, वर्क। विद्यार्थियों, हम अपने दैनिक जीवन में आप भी बहुत सारे कार्य करते हैं, ऊर्जा खर्च करते हैं। आपने सुना होगा कि मैंने ये काम कर दिया। काम है वही कार्य है। देखिए, कार्य किसे कहेंगे? यदि किसी वस्तु पर, पिंड पर यदि हम बल लगाएं और वो जो वस्तु है वो अपनी जगह से विस्थापित यदि हो जाती है तो उस घटना को ही हम कार्य कहेंगे। अर्थात ये हुआ है कि किसी वस्तु के ऊपर बाह्य बल लगाने से यदि वस्तु विस्थापित हो जाती है तो उसे हम कार्य कहेंगे। ओके, हम इसकी वेल डिफाइंड डेफिनेशन देंगे यहाँ पर कि यदि किसी पिंड पर बाह्य बल लगाने से वस्तु थोड़ी सी विस्थापित हो जाती है तो उस बल तथा जो विस्थापन मिला है उनके अदिश गुणनफल को हम कार्य से व्यक्त करेंगे। तो देखिए, कक्षा 11 के अकॉर्डिंग जो कार्य की डेफिनेशन है वो क्या है कि किसी पिंड को यदि हम बल लगाकर थोड़ा सा विस्थापित करें तो उस बल तथा विस्थापन का जो अदिश गुणा होता है वही क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। तो ये जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जानी चाहिए। डेफिनेशन में आपके सामने रख देता हूं कि जब किसी वस्तु के ऊपर बल लगाया जाता है, देखिए क्या है, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है, तो वस्तु में कुछ विस्थापन उत्पन्न हो जाता है। कुछ विस्थापन उत्पन्न हो जाता है तो देखिए, कार्य को हम किससे व्यक्त करेंगे? वस्तु पर लगने वाले बल तथा उसमें उत्पन्न विस्थापन का अदिश गुणन कार्य कहलाता है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि जब हम किसी वस्तु पर बल लगाएंगे और यदि वस्तु के अंदर विस्थापन उत्पन्न हो जाता है तो कार्य होगा। यदि मैं यहाँ पर कंसीडर कर लूँ इसके फॉर्मूले, कार्य के फॉर्मूले के लिए हम यहाँ पर कंसीडर कर लेंगे कि हमारे पास में कोई वस्तु है और उस वस्तु पर कोई बल हम F लगा रहे हैं। F बल लगाने से उस वस्तु में अक्ष विस्थापन उत्पन्न हो जाता है। चलिए देखिए, जैसे मैं यहाँ पर कंसीडर कर लेता हूँ, ये हमारे पास में कोई फर्श है और इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से
ये हमारे पास में स्मॉल m द्रव्यमान की कोई वस्तु है और इस वस्तु पर क्षैतिज से थीटा कोण पर, ये क्षैतिज डायरेक्शन है और इस क्षैतिज डायरेक्शन से थीटा कोण पर एक बल लगा रहे हैं F बल लगाने से जो वस्तु है वो थोड़ी सी विस्थापित हो जाती है और ये जो विस्थापन है इसको हम अक्ष से लिख देते हैं। यहाँ से यहाँ तक विस्थापन मिला है तो ये जो विस्थापन है वो अक्ष है। अब देखिए ये जो बल है इसका विस्थापन की दिशा में जो घटक है वो है F cos थीटा। विस्थापन की डायरेक्शन में बल का जो घटक है वो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये कोण थीटा हम कंसीडर कर रहे हैं कि विस्थापन और बल के बीच का जो एंगल है वो कितना है, थीटा है। देन विस्थापन की डायरेक्शन में बल का घटक क्या होगा, F cos थीटा होगा। तो एक वस्तु है जिसके ऊपर हम क्षैतिज से F बल लगा रहे हैं या विस्थापन मतलब बल F लगा रहे हैं, तो थीटा कोण पर विस्थापन अक्ष क्रिएट हो रहा है। ओके, इसका जो बाकी के जो घटक हैं वो गुरुत्वीय बल से या भार से निरस्त हो रहे हैं, बाकी के जो घटक है वो क्या कर रहे हैं उससे हमारे कोई लेना देना नहीं है। विस्थापन की डायरेक्शन में जो घटक है वो हमारे पास में F cos थीटा है। चलिए देखिए हम इसके लिए लैंग्वेज पुट कर रहे हैं कि किसी पिंड पर क्षैतिज से थीटा कोण पर, क्षैतिज से थीटा कोण पर कैपिटल F बल लगाने पर, कैपिटल F बल लगाने पर वस्तु अक्ष दूरी तक विस्थापित हो जाती है। अक्ष दूरी तक इसमें क्या उत्पन्न हो जाता है, विस्थापन उत्पन्न हो जाता है। ओके, देन हम कार्य को क्या लिख सकते हैं, देखिए कार्य बराबर होता है बल, तो विस्थापन की डायरेक्शन में जो बल है वो है F cos थीटा इंटू जो विस्थापन है वो है अक्ष। तो देखिए इसे हम ऐसे लिख सकते हैं F अक्ष cos थीटा, और इसे इस तरीके से भी लिखा जा सकता है W इक्वल टू F वेक्टर डॉट अक्ष वेक्टर। ये हमारा फॉर्मूला है, हम ये भी बार बार यूज में लेंगे। F एक्स cos थीटा, जहां ये जो थीटा है वो F वेक्टर तथा अक्ष वेक्टर के मध्य का कोण होता है। तो कार्य का फॉर्मूला क्या है, हम मोस्टली क्या पढ़ते हैं, बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन, बट कार्य का जो फॉर्मूला है वो है F वेक्टर डॉट अक्ष वेक्टर, बल और विस्थापन का अदिश गुणा होता है। ओके, मतलब कि जो कार्य है वो बल और विस्थापन के मध्य के कोण पर भी निर्भर करता है, दोनों के बीच का कोण भी आवश्यक है। तो यहां तक ये फॉर्मूला आपको समझ में आ जाना चाहिए। मैं यहां पर बात करता हूं कि जो कार्य है इसके बारे में मैं यहां पर चर्चा करूंगा। देखिए कार्य कैसी राशि है, एक अदिश राशि होती है। कार्य कैसी राशि है, अदिश राशि, क्योंकि दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल होता है, तो कार्य कैसी राशि हो गई है, एक अदिश राशि होती है। फिर मैं यहां पर बात करता हूं इसकी विमा की, तो कार्य की विमा W की विमा क्या होगी, देखिए W की जो विमा है वो हमारे को क्या मिलने वाली है, मतलब कि F इंटू अक्ष की विमा, F की जो विमा होती है वो M1 L1 T-2 और अक्ष की विमा हो गई है L1। फाइनली जो कार्य की विमा है वो M1 L2 T-2 होगी। तो ये समझ में आ जाना चाहिए। अब मैं यहां पर बात करूंगा कार्य के मात्रक, मतलब W के मात्रक। तो W का जो मात्रक है उसकी यहां पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। देखिए जो W है इसके दो तरीके के मात्रक हम पढ़ेंगे, एक निरपेक्ष मात्रक और गुरुत्वीय मात्रक। निरपेक्ष मात्रक में भी हम दो टाइप के पढ़ेंगे, एक SI मात्रक और एक CGS मात्रक। उसी प्रकार से जो गुरुत्वीय मात्रक है उसमें भी
SI और CGS दोनों मात्रक हम यहाँ पर देखने वाले हैं। चलिए, तो जो W है उसकी कितने मात्रक देखने वाले हैं? दो तरीके के मात्रक देखने वाले हैं। पहले हम देखेंगे निरपेक्ष मात्रक, बोर्ड पर फोकस कीजिए, निरपेक्ष मात्रक। और निरपेक्ष मात्रक भी हम कौन सी पद्धति में देख रहे हैं? SI पद्धति में। तो निरपेक्ष पद्धति में निरपेक्ष मात्रक हम देखेंगे W का, और SI पद्धति के अंदर इसका जो मात्रक होता है वो देखिए न्यूटन इंटू मीटर, जिसे हम जूल कहेंगे। जिसे क्या कहा जाता है? जूल कहा जाता है। ओके, फिर हम CGS पद्धति की बात करूं मैं यहाँ पर, तो CGS पद्धति में इसका मात्रक होता है अर्ग। तो जूल और अर्ग, देखिए हम आपको बता दें कि एक जो न्यूटन होता है, एक जो न्यूटन होता है वो उसको यदि हम CGS पद्धति में लिखें तो 10 की घात 5 डाइन होता है, और मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो एक जो जूल होता है, देखिए एक जूल ये बराबर होता है 10 की घात 7 अर्ग के। तो ये भी आप दिमाग में फिट बैठा लीजिए, एक जूल किसके तुल्य होगा? 10 की घात 7 अर्ग के इक्वल होता है। ओके, ये तो रहे निरपेक्ष मात्रक। अब मैं यहां पर बात करूंगा गुरुत्वीय मात्रक की। तो गुरुत्वीय मात्रक क्या होंगे? गुरुत्वीय मात्रक, तो देखिए ये भी हम SI पद्धति में और CGS पद्धति में, दोनों ही पद्धतियों में देखने वाले हैं। चलिए, तो देखिए सबसे पहले हम गुरुत्वीय मात्रक। तो देखिए गुरुत्वीय मात्रक, बल का जो गुरुत्वीय मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम भार। क्या होता है? किलोग्राम भार। ये होता है किलोग्राम भार इंटू मीटर, ये इसका मात्रक होगा। ओके, किलोग्राम भार मीटर। अब चलिए मैं यहां पर किलोग्राम भार, तो किलोग्राम भार है, इसको किलोग्राम भार इंटू मीटर, इसको हम क्या लिख सकते हैं? क्योंकि एक जो किलोग्राम भार होता है उसमें 9.81 न्यूटन होता है। चलिए, तो यहां पर कितना आ जाएगा? 9.81। ये न्यूटन इंटू मीटर को हम क्या पुट कर देंगे? जूल पुट कर देंगे। तो ये रिलेशन होता है। मैं जो बोल रहा हूं उस पर आप पूरी तरह से फोकस करेंगे। हमने लास्ट जो टॉपिक हमने बल का पढ़ा था, आप हमारे वीडियोज में देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर बल का वीडियो देखेंगे तो वहां पर हमने बल का मात्रक भी बताया है। बल के भी निरपेक्ष और गुरुत्वीय मात्रक दोनों पढ़े हैं, और वहां पर हमने जो बल का गुरुत्वीय मात्रक बताया है वो किलोग्राम भार बताया है। और जो 1 किलोग्राम भार होता है वो 9.8 न्यूटन के इक्वल होता है। देन यहां से कितना हो जाएगा? ये जो किलोग्राम भार है वो 9.8 न्यूटन, और न्यूटन इंटू मीटर को मैंने क्या पुट कर दिया? जूल पुट कर दिया। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। फिर मैं बात करता हूं CGS पद्धति में। तो यहां पर आप देखेंगे ग्राम भार सेंटीमीटर, ग्राम भार सेंटीमीटर, सारा का सारा हम इसमें कन्वर्ट कर देंगे। तो यहां पर ग्राम भार सेमी, ग्राम भार सेमी। तो एक जो ग्राम भार सेमी है वो बराबर होगा, यहां से 1 ग्राम भार, जो 1 ग्राम भार होता है वो यहां से क्या आ जाएगा? 981 अर्ग के इक्वल आ जाएगा, 981 डाइन के इक्वल आ जाएगा। और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो अर्ग में कन्वर्ट, डाइन इंटू सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? अर्ग हो जाएगा। ओके, तो मैं यहां पर सीधा ही पुट कर देता हूं 981, ये हमें मिल चुका है अर्ग में। ओके, आपको ये चीजें समझ में आ जानी चाहिए, मात्रकों को एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये आपको यदि अच्छे से समझ में आ गया तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो ये अभी तक मैंने जो बेसिक बातें बताई है कार्य से रिलेटेड वो आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं एक कार्य पर आधारित एक क्वेश्चन लेता हूं, फिर उसके पश्चात हम कार्य की प्रकृति की चर्चा करेंगे कि कार्य क्या धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है।
तो हाँ बिल्कुल हो सकता है, और उन सभी स्थितियों कंडीशन की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमारे पास में एक क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि 5 न्यूटन बल के प्रभाव में एक वस्तु सरल रेखा में 10 मीटर दूरी तय करती है। यदि किया गया कार्य 25 जूल हो तो बल द्वारा वस्तु की दिशा से बनाया गया कोण क्या होगा। क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए, सीधा क्वेश्चन है कि 5 न्यूटन का बल लग रहा है। यहाँ पर F बराबर कितना है 5 न्यूटन। बल के प्रभाव में एक वस्तु सरल रेखा में 10 मीटर दूरी तय करती है। तो यहाँ पर हमें x का मान कितना दे रखा है 10। यदि किया गया कार्य जो W है वो हमें 25 जूल दे रखा है, तो बल द्वारा वस्तु की दिशा में बनाया गया कोण क्या होगा। हमें थीटा यहाँ पर फाइंड आउट करना है। हम क्या जानते हैं, W इक्वल टू जानते हैं एफ एक्स कॉस थीटा, ये हम जानते हैं। सबकी वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा तो थीटा की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। W कितना है 25, F कितना है 5, एक्स कितना है 10, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर कितना आ गया 25/50। कॉस थीटा बराबर हमें मिल चुका है 1/2, और यहाँ से थीटा बराबर 60 डिग्री प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है। तो सीधा सिंपल सूत्र पर आधारित ये क्वेश्चन था। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कार्य के प्रकृति, मतलब कार्य क्या धनात्मक ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, धनात्मक कार्य भी होता है, ऋणात्मक कार्य भी होता है, और शून्य कार्य भी होता है। तीनों कार्य हम देखेंगे कौन कौन सी परिस्थिति में होगा, उसकी भी यहां पर हम चर्चा करेंगे। चलिए, कार्य की प्रकृति, कार्य की प्रकृति, और यहां पर जो कार्य है वो कितने प्रकार का है 3 प्रकार का है। सबसे पहले हमारे पास में है धनात्मक कार्य, धनात्मक कार्य। देखिए जो कार्य की वैल्यू है इसमें धनात्मक रहेगी, और देखिए क्या रहे कब रहेगी कि जब वस्तु पर लगने वाला बल विस्थापन की दिशा में हो, या जो बल है उसका कुछ भी हिस्सा या कोई भी जो घटक है वो यदि विस्थापन की दिशा में है, बल या बल का घटक यदि विस्थापन की दिशा में है तो कार्य कैसा होगा धनात्मक होगा। मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुन लीजिए कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल या बल का घटक यदि विस्थापन की दिशा में है तो कार्य कैसा होगा धनात्मक होगा। ओके, चलिए इसको मैं आपके सामने पुट कर देता हूं। वस्तु पर लगने वाला बल, वस्तु पर लगने वाला बल या बल का घटक, बल का घटक विस्थापन की दिशा में हो, विस्थापन की दिशा में हो तो जो कार्य होगा वो कैसा होगा धनात्मक कार्य होगा। देखिए इस स्थिति का मतलब समझ लीजिए कि यहां पर जो थीटा की जो वैल्यू है वो 0 से 90 डिग्री तक होगी। देखो 0 के इक्वल हो सकती है और 90 से कम होगी, 0 के बराबर या इससे लेकर 90 से कम यदि थीटा का मान, मतलब ये जो थीटा है वो बल और विस्थापन के बीच का कोण है। ये विस्थापन है और ये हमारे पास में बल है। ये जो थीटा है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में है या 0 के इक्वल है, तो जो कार्य है वो कैसा होगा धनात्मक कार्य होगा। और देखिए कब काम करता है, आपने बाह्य बल लगाया किसी वस्तु पर, जैसे यहां पर कोई वस्तु है और इस वस्तु के ऊपर बाह्य बल लगाया और वस्तु यदि इसी दिशा में ही विस्थापित हो जाती है तो जो कार्य है वो धनात्मक होगा। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल, आप किसी बक्से पर धक्का मारे तो आपके द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में आप धक्का लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में ही बक्सा विस्थापित होगा, तो जो कार्य है वो धनात्मक होगा। ओके, दूसरी कंडीशन देख लेते हैं हम ऋणात्मक कार्य। और ऋणात्मक कार्य के अंदर क्या होगा, यहां पर जो मैंने एक लाइन लिखी है उसकी ठीक
सिमिलर लाइन यहां पर आने वाली है, केवल थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। ऋणात्मक कार्य कि जो वस्तु पर लगने वाला बल या बल का जो घटक है वो विस्थापन की विपरीत दिशा में हो। यहां पर क्या लिखा है, विस्थापन की दिशा में हो, और यहां पर आ जाएगा विस्थापन की विपरीत दिशा में हो। चले मैं आपके सामने रख देता हूं कि वस्तु पर लगने वाला बल या बल का घटक विस्थापन की विपरीत दिशा में हो। विस्थापन की विपरीत दिशा में हो तो ऋणात्मक कार्य होगा। और देखिए यहां पर जो ऋणात्मक कार्य होगा उस कंडीशन में जो थीटा की वैल्यू है वो 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम होनी चाहिए। 180 डिग्री इक्वल भी हो सकती है। ओके, तो 90 डिग्री से 180 के बीच में जब थीटा का मान होता है तो उस कंडीशन में देखिए ये वाली जो कंडीशन होगी इसमें ऐसे होगा, ऐसे अक्ष है, ये इधर बल लग रहा है, ये थीटा। जैसे हमारे पास में समझना, कई बार जैसे मैं यहां पर एक सिचुएशन ले लेता हूं कि ये हमारे पास में कोई वस्तु है, इस पर हम बाह्य बल इधर लगा रहे हैं तो घर्षण बल इधर, तो बाह्य बल लगाने से इसमें विस्थापन इधर क्रिएट हो रहा है और घर्षण इधर क्रिएट हो रहा है। तो ये जो घर्षण और जो बाह्य विस्थापन है दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में, तो घर्षण के द्वारा किया गया कार्य इस स्थिति के अंदर ऋणात्मक होगा। इस स्थिति में घर्षण के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तीसरी और अंतिम कार्य की प्रकृति हम देख लेते हैं। शून्य कार्य, जीरो विकर्ण कब होगा। देखिए ये तीन स्थितियों में हो सकता है, तीनों ही स्थितियां आप समझेंगे। शून्य कार्य, देखिए शून्य कार्य कब हो सकता है, जब F बराबर 0 हो, मतलब बल ही कितना हो। हमारे पास में वर्क डन का जो फॉर्मूला है वो है Fx cos थीटा। तो देखो यहां पर इस फॉर्मूले से कार्य कब कब 0 हो सकता है, जब लगने वाला बल 0 हो, बल लग ही नहीं रहा हो, तो उस कंडीशन में देखिए हो सकता है वस्तु विस्थापित हो सकता है वस्तु में विस्थापन हो, बट बल नहीं काम कर रहा हो, वो बल ही नहीं लग रहा, तो उस कंडीशन में जो विस्थापन है वो मौजूद हो सकता है बट कार्य नहीं होगा। ओके, दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि विस्थापन 0, आप बल तो लगा रहे हैं लेकिन वस्तु विस्थापित नहीं हो रही। जैसे कोई दीवार है और दीवार के हम धक्का लगाएं तो हमारे द्वारा बल तो लग रहा है बट दीवार में विस्थापन क्रिएट नहीं हो रहा, तो दीवार को विस्थापित करने में किया गया कार्य, हमारे द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, 0 होगा, शून्य होगा। तीसरी कंडीशन देखिए, ये जो थीटा का जो मान है वो यदि 90 डिग्री हो तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, देन कार्य कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब थीटा का मान 0 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, तो उस कंडीशन में भी किया गया कार्य कितना होगा, 0 होगा। चलिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं यहां पर कि कोई आदमी है और आदमी अपने सिर पर कुछ सामान लेकर इस डायरेक्शन में गति कर रहा है, तो गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा, क्योंकि गुरुत्वीय बल है वो नीचे की ओर काम करेगा। गुरुत्वीय बल किधर काम कर रहा है, नीचे की ओर, विस्थापन इधर दिया जा रहा है, दोनों के बीच का कोण कितना, 90 डिग्री। तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा इस वस्तु को विस्थापित करने में जो किया गया कार्य वो शून्य होगा, क्योंकि दोनों के बीच का यहाँ पर एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पर मैंने आपको कार्य की जो प्रकृति है उसके बारे में बताया है कि धनात्मक कब होगा, ऋणात्मक कब होगा और शून्य कार्य कौन सी स्थिति में होगा। अब मैं यहाँ पर जो बल है उसके अधीन जब कार्य किया जाता है तो उस कार्य की मैं यहाँ पर चर्चा करूँगा। एक समान बल और परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा।
विद्यार्थियों अब हम देखेंगे कि परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य। यदि एक समान बल यदि किसी पिंड पर लगता है तब कार्य का सीधा फॉर्मूला हम यूज में लेंगे, कार्य बराबर बल वेक्टर डॉट विस्थापन वेक्टर। अब यदि यहाँ पर परिवर्ती बल काम करता हो, बल एक समान रूप से काम नहीं करता हो, तो उस कंडीशन में हम कार्य को किस तरीके से पुट करेंगे वो देख लीजिए। तो हमारा एक छोटा सा पार्ट है अब हमारे सामने कि परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य। देखिए मैं यहां पर कंसीडर कर लेता हूं कि हम किसी वस्तु को बिंदु A से B तक लेकर जा रहे हैं। कहां से कहां तक लेकर जा रहे हैं? A से B तक। अब हम A से B तक लेकर जा रहे हैं तो अलग अलग स्थिति के ऊपर जो बल है वो अलग अलग लग रहा है, लेकिन इस सिचुएशन के अंदर यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि ये कोई पॉइंट P है, इस पर हम थोड़ा सा विस्थापन दे रहे हैं dx, और dx विस्थापन देने में किया गया कार्य ज्ञात करेंगे। और जब dx विस्थापन दिया जा रहा है तो कितना बल काम कर रहा है, यहाँ पर कैपिटल F बल काम कर रहा है। तो dx विस्थापन देने में किया गया कार्य हम ज्ञात कर लेंगे। क्या हो जाएगा? dx विस्थापन देने में किया गया कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा में विस्थापन। देखो इन चीजों को समझिए आप कि हमने यहां पर छोटा सा विस्थापन दिया है और ये जो विस्थापन है छोटा सा वो इस बल F के अधीन दिया जा रहा है। छोटे से विस्थापन देने में किया गया कार्य भी छोटा सा, उसको भी हम डिफरेंशिएशन की फॉर्म में ही पुट कर रहे हैं। dw बराबर आ गया F dx। अब हम A से बिंदु B तक विस्थापित करेंगे, तो A से B तक विस्थापन देने में किया गया कार्य देख लीजिए, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। A से B तक विस्थापन देने में किया गया कार्य, विस्थापन देने में किया गया कार्य देन यहां से इंटीग्रेट कर दीजिए इसको। A से B तक हम यहां पर इंटीग्रेशन कर रहे हैं, F dx, ये हमें कार्य मिल चुका है। तो देखिए इस सिचुएशन में जब बल यहां पर हमें परिवर्ती है तो F dx का इंटीग्रेशन कर देंगे, कार्य का ये वाला फॉर्मूला हम यूज में लेने वाले हैं, काम में लेने वाले हैं। इसे हम इस तरीके से भी पुट कर देंगे कि ये यदि इन दोनों के बीच में इस तरीके से हम पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पर ऐसे हम लिखेंगे वेक्टर का निशान लगाकर, और इसे हम A से B तक F dx cos थीटा भी पुट कर सकते हैं। दोनों तरीके हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, अब देखिए परिवर्ती बल द्वारा किए गए कार्य पर ही आधारित हमारे पास में न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इन न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं एक एक करके। देखिए क्या है, समझिए कि एक कण है F बराबर cx, बल के प्रभाव में x बराबर 0 से x बराबर x1 तक विस्थापित होता है। तो इस प्रक्रिया में किया गया कार्य क्या होगा? बल की वैल्यू हमें इस तरीके से दे रखी है कि वो विस्थापन पर डिपेंड करती है, अक्ष पर निर्भर करती है। देन कार्य क्या हो जाएगा? W बराबर हम क्या जानते हैं? इंटीग्रेशन, यहाँ पर x बराबर 0 से ये x बराबर x1 तक इंटीग्रेशन होगा, और F dx, F की जो वैल्यू है वो कितनी है? F की जो वैल्यू है वो है c इंटू x। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा? W बराबर c x स्क्वायर बट्टे में 2, लिमिट हम पुट कर देंगे 0 से x1 तक। तो W बराबर हमें कितना मिल चुका है? c/2 x1 स्क्वायर माइनस 0। तो W बराबर हमें कार्य कितना प्राप्त हो चुका है? 1/2 c x1 स्क्वायर, ये हमें कार्य
प्राप्त हुआ है, हाफ cx1 स्क्वायर, हाफ cx1 स्क्वायर। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन हमें दे रखा है, उसको हम देख लेते हैं। अब यहां पर ये भी परिवर्ती बल से रिलेटेड ही है कि 3 किलोग्राम के पिंड पर बल लगाने से उसमें उत्पन्न विस्थापन का समीकरण S बराबर T³/3 मीटर है। तो इस बल द्वारा प्रथम 2 सेकंड में किया गया कार्य होगा। देखिए यहां पर हमें M जो द्रव्यमान है वो 3 किलोग्राम दे रखा है। ओके, और S का जो मान है वो हमें दे रखा है T³/3। तो देखिए हम कार्य ज्ञात करेंगे। कार्य बराबर क्या होता है, F इंटू dx का इंटीग्रेशन, यही होता है। तो देखिए जो बल है इसको हम M इंटू ए लिख सकते हैं। देखो एक एक चीज को समझ लीजिए, M इंटू ए dx, तो M इंटू ए, तो हमें M दे रखा है, ए नहीं पता है, और अक्स की जगह भी यहां पर S यूज में ले रहे हैं। यहां पर जो विस्थापन है उसको किससे लिखा जा रहा है, S से, तो अल्पांश विस्थापन को ds से लिख दिया। चलिए तो एक एक करके मैं यहां से a और ds दोनों की वैल्यू देख लेता हूं। तो ds/dt, पहले तो हम ds/dt, इसको हम t के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो 3t²/3, तो कितना आ गया, यह आ गया t²। तो ds बराबर कितना मिल चुका है, t²dt। ये तो आ गया ds का मान, ये हमें ds का मान मिल चुका है। ये जो वैल्यू है वो है v। अब मैं यहां पर a ज्ञात कर लेता हूं, a बराबर होगा dv/dt। तो इसको हम t के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो ये आ गया 2t। तो इन सब की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा यहां पर। तो w बराबर कितना आ गया, m, a का जो मान है वो है 2t, ds का जो मान है वो है t²dt, और यहाँ पर जो समय है वो प्रथम 2 सेकंड में पूछा, तो 0 से 2 सेकंड का समय हम ले लेंगे। तो w बराबर क्या आ गया, 2m, यहाँ पर t³ रह गया, तो t³ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t⁴/4, और लिमिट है 0 से 2 तक। 2 इंटू m का मान है 3, ये बट्टे वाला 4 में यहां पर रख देता हूं, और 2⁴ हो जाएगी, माइनस में 0 हो जाएगी। तो w बराबर 2 गुणा 3 गुणा 2⁴, ये 16 हो गए, बट्टे में 4, तो ये यहां से 4 बार में कैंसिल हो गए, तो ये आ गया 24 जूल। कितना प्राप्त हो चुका है, 24 जूल हमें मिल चुका है। ओके विद्यार्थी, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। संरक्षी बल के अधीन किया गया कार्य, बल विस्थापन वक्र, ये दोनों चीजें अब देख लेते हैं। विद्यार्थियों अब हम देख लेते हैं बल विस्थापन वक्र। बल और विस्थापन के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो किस प्रकार का ग्राफ हमें प्राप्त होगा, बल विस्थापन ग्राफ। चलिए देखिए, इसमें हम 2 कंडीशन लेंगे कि जब एक समान बल काम करता हो और जब परिवर्ती बल काम करता हो, तो बल और विस्थापन के मध्य हम वक्र खींचेंगे। चलिए सबसे पहले देख लीजिए, एक समान बल के लिए हम पहला पार्ट लेकर चल रहे हैं। एक समान बल के लिए जब एक समान बल काम करता हो तो उस स्थिति में बल और विस्थापन के मध्य जो वक्र होगा वो देख लीजिए। एक तरफ में ले रहा हूं बल F, दूसरी तरफ विस्थापन को मैं अक्ष में पुट कर रहा हूं। चलिए यहां पर आप देखेंगे कि जो बल का मान है वो नियत है। प्रारंभिक जो स्थिति है वो x1, फिर अंतिम जो स्थिति है वो है x2। तो यहां पर जो पार्टिकल है वो x1 से x2 पर जा रहा है, तो जो विस्थापन है वो x2 माइनस x1 है। विस्थापन कितना है, x2 माइनस x1, जबकि बल एक समान रूप से काम करता है।
विद्यार्थियों हम आपको बता दें कि बल और विस्थापन के मध्य खींचे गए ग्राफ का जो क्षेत्रफल होता है वो कार्य को रिप्रेजेंट करता है। चलिए यहाँ पर देखेंगे कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। तो यहाँ पर बल तो एक समान रूप से काम कर रहा है और विस्थापन कितना हो गया, x2 माइनस x1। तो ये हमारे पास में ये वाली जो भुजा वो तो F है और ये वाली जो भुजा है वो है x2 माइनस x1। तो ये वाला जो पार्ट है इसका जो क्षेत्रफल है बल विस्थापन ग्राफ का, विस्थापन वाली अक्ष के साथ में जो क्षेत्रफल बनता है वह क्षेत्रफल ही कार्य को रिप्रेजेंट करता है। Fx वक्र का क्षेत्रफल ही कार्य को बताएगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा, कार्य को प्रदर्शित करेगा। ओके, इसी प्रकार से हम यहां पर दूसरी कंडीशन ले लेते हैं परिवर्ती बल के लिए। परिवर्ती बल के लिए जब परिवर्ती बल काम करता हो, यहां पर आप देखें कि हमारे पास में अब की बार जो बल काम कर रहा है वो परिवर्ती है, परिवर्तनशील है। इस तरीके से बल काम कर रहा है। प्रारंभिक स्थिति x1, अंतिम स्थिति x2 और बल है वो वेरिएबल है, चेंज हो रहा है। यहाँ से इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक बल की वैल्यू चेंज हो रही है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, किसी क्षण विशेष के ऊपर हम जैसे हम इसको थोड़ा सा विस्थापित कर रहे हैं dx, और जब dx विस्थापन दिया गया तो उसके संगत जो बल है वो है F। तो dx विस्थापन देने में जो किया गया कार्य है dw बराबर होता है F इंटू dx। क्या होता है, F इंटू dx। और यहाँ पर हम x1 से x2 तक विस्थापित करेंगे तो इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। इसका क्या कर दीजिए, इंटीग्रेशन कर दीजिए x1 से लेकर x2 तक। ये हमारे पास में टोटल कार्य आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो वाला जो पार्ट है इसको हम बहुत सारी ऊर्ध्वाधर पट्टियों के रूप में ले सकते हैं और उन पट्टियों का जब जोड़ करते जाएंगे तो टोटल क्षेत्रफल आ जाएगा और टोटल जो क्षेत्रफल है वही कार्य को रिप्रेजेंट करेगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल है ये, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ओके, तो बल विस्थापन वक्र का जो क्षेत्रफल होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, कार्य को प्रदर्शित करता है। इसे आप दिमाग में फिट बिठा लीजिए कि बल विस्थापन वक्र का क्षेत्रफल ही क्या कहलाता है। बल और विस्थापन के बीच में हम ग्राफ खींचेंगे तो उस ग्राफ का विस्थापन वक्र के साथ में घेरा गया क्षेत्रफल कार्य को प्रदर्शित करता है। ये यदि आप दिमाग में फिट बैठा लेते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन जो कि कार्य से रिलेटेड है, ग्राफ पर आधारित है, वो आप इजी वे में कर पाएंगे। चलिए, दो क्वेश्चन हमारे सामने छपे पड़े हैं। बल और विस्थापन के मध्य वक्र ही दिए गए हैं इनमें। चलिए देख लेते हैं एक एक करके। पहले क्वेश्चन के अंदर देखिए हमें ये कहा गया है कि किसी वस्तु के ऊपर बल इस तरीके से लग रहे हैं जिससे वस्तु 0 से 20 मीटर तक विस्थापित हो जाती है। तो कार्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए बल और विस्थापन के मध्य वक्र जो खींचा गया है तो इसका पूरे का क्षेत्रफल, इस भाग का क्षेत्रफल इनटू इस भाग का क्षेत्रफल, सॉरी प्लस इस भाग का क्षेत्रफल। तो टोटल जो क्षेत्रफल है वो कार्य को प्रदर्शित करेगा। तो कार्य बराबर देखो इस वाले भाग का क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो ये तो हो गई हमारे पास, ये F तो हो गया 100, देखना F तो हो गया 100 और यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो हो गई 10। ओके, फिर प्लस में ये बन गया ट्राइंगल। ट्राइंगल का क्या होता है 1/2, आधार हो गया 10 से लेकर 20 तक, तो ये तो आधार तो 10 ही हुआ। ऊंचाई कितनी हो गई 100, ऊंचाई कितनी हो गई 100, तो ये तो कितना हो गया 1000 प्लस 1000/2 मतलब 500, मतलब 1500 जूल वर्क डन होगा। ओके, देखिए कार्य धनात्मक ऋणात्मक शून्य हो सकता है और इस ग्राफ में ये जो कार्य है वो है धनात्मक। वो ये कार्य कैसा है, धनात्मक, और ये वाला जो कार्य है वो है ऋणात्मक और ये जो कार्य है वो शून्य। ओके, इस स्थिति के अंदर यदि यहाँ पर पूरा जो वर्क डन होगा वो देखो शून्य आएगा। कैसे,
ऊपर वाले को हम धनात्मक वर्क डन लेंगे, ये प्लस में W है और ये है माइनस में W। चलिए देख लीजिए, तो कार्य बराबर क्या आएगा, वक्र का क्षेत्रफल तो ऊपर वाला तो प्लस में 1/2 आधार गुना ऊंचाई, क्योंकि ये ट्राइंगल है तो आधार तो कितना है 4, ऊंचाई कितनी है 20। फिर ये नीचे वाला है वो माइनस में लेंगे हम, 1/2 आधार है, देखो यहां से लेकर यहां तक आधार कितना हो गया 8 - 4 4 हो गया, ऊंचाई यहां पर माइनस में 20 है तो 20 ही हो गई। तो ये दोनों यदि आप कैलकुलेट करोगे तो 0 आ जाएगा। इस स्थिति में जो वर्क डन है वो कितना हो गया, 0 हो गया है। तो विद्यार्थियों ये बल विस्थापन वक्र पर आधारित क्वेश्चन थे। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि संरक्षी और असंरक्षी बल के अधीन कार्य कैसे होता है। चलिए मैं यहां पर बात करता हूं कि संरक्षी बल होते कौन से हैं। वैसे हम कार्य ऊर्जा एवं शक्ति के अंदर संरक्षी बल को डिटेल से अच्छे से पढ़ने वाले हैं के अधीन किया गया कार्य। देखिए विद्यार्थियों कि संरक्षी बल के अधीन यदि किया गया कार्य, एक संरक्षी बल किसे कहेंगे वो समझ लीजिए कि संरक्षी बल वो बल होते हैं जिसके अधीन किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता हो, पथ पर डिपेंड नहीं करता हो। प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर ही यदि कार्य डिपेंड करता है तो वो जो बल है उसको हम संरक्षी बल कहेंगे। वो बल क्या कहलाएगा, संरक्षी बल। जैसे गुरुत्वीय बल है, चुंबकीय बल है, विद्युत बल है, प्रत्यास्थ बल है, लोरेंज बल है, ये सब क्या है, संरक्षी बल है। ओके, तो यहां पर जैसे मैं जो डेफिनेशन है वो आपको मैं एक एक करके बता रहा हूं। आपको ये सारी डेफिनेशन हमारे नोट्स में मिल जाएगी। हस्तलिखित नोट्स हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं, हमारे ऐप पर आप जाकर नोट्स परचेज कर सकते हैं, आसानी से इजी लैंग्वेज में आपको मिल जाएंगे। पहली जो डेफिनेशन है कि जो कार्य है वो पथ पर निर्भर नहीं करता है, तो वो जो बल है उसको हम संरक्षी बल कहेंगे। तो संरक्षी बल के अधीन जो किया गया कार्य है वो कभी भी पथ पर निर्भर नहीं करता। यदि आप ए से बी पर ऐसे जाएं, ए से बी पर ऐसे जाएं या ए से बी पर ऐसे जाएं, ये हमने 3 रूट बना दिए हैं। कितने रूट बना दिए हैं, 3 रूट। पहले रूट से किया गया कार्य W फर्स्ट, दूसरे रूट से W सेकंड, तीसरे रूट से W3, तीनों ही यदि बराबर है तो संरक्षी बल है, और संरक्षी बल के अधीन तीनों ही बराबर होंगे। ये बात समझ लीजिए। दूसरी डेफिनेशन क्या है कि दूसरा तरीका क्या है, पूरा आप क्लोज लूप में ले जा रहे हैं। देखो समझना, ये पॉइंट ए है, आप किसी वस्तु को ए से कहां ले जा रहे हैं, बी पर, फिर बी से वापस किधर ला रहे हैं, ए पर। तो देखो ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य और बी से ए तक ले जाने में किया गया कार्य, टोटल जो वर्क डन है वो 0 होगा। टोटल जो वर्क डन है वो कितना होगा, 0। कुल जो कार्य है कि एक पूर्ण चक्कर में, कि संरक्षी बल के अधीन एक पूर्ण चक्कर में किया गया कार्य कितना होता है, 0 होता है। इसी तरीके से एक पूर्ण चक्कर में गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है, क्योंकि कार्य यहां पर पूरे चक्कर में 0, तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन भी कितना होगा, 0। कि अंतिम गतिज ऊर्जा और प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का जो अंतर है वो 0 होगा। इस बात को एक बार फिर से सुन लीजिए कि हमने यहां पर आपको बताया कि एक पूर्ण चक्कर में, एक क्लोज लूप में यदि किसी वस्तु को आप ले जा रहे हैं, संरक्षी बल के अधीन ले जा रहे हैं, तो किया गया कार्य कितना होगा, W। हम कार्य ऊर्जा प्रमेय से जानते हैं, आगे का जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम ऊर्जा पढ़ेंगे और वहां पर हम कार्य ऊर्जा प्रमेय भी पढ़ने वाले हैं। तो उसमें हम देखेंगे कि कार्य है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के इक्वल होता है। तो यहां पर पूरे एक चक्कर में किया गया कार्य W 0 है, तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन भी कितना होगा, 0 होगा। तो संरक्षी बल के अधीन एक पूर्ण चक्र में किया गया कार्य 0 होता है, अर्थात एक पूर्ण चक्र में गतिज ऊर्जा में परिवर्तन भी 0 होता है। एक इस तरीके से भी हम एक स्टेटमेंट दे सकते हैं कि संरक्षी बल के अधीन जो कार्य है वो पथ पर निर्भर नहीं करता। जबकि असंरक्षी बलों की जो डेफिनेशन इससे ठीक अपोजिट हो जाएगी, ये तीनों सेम नहीं होगी। असंरक्षी बल जैसे हो सकता है वायु का प्रतिरोध हो, घर्षण बल हो, श्यान बल हो, ये असंरक्षी बल होते हैं। ओके, वैसे संरक्षी और असंरक्षी बल हम
कार्य ऊर्जा एवं शक्ति, ये जो कक्षा 11 का टॉपिक है, इसी टॉपिक में ही हम डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने कार्य के बारे में बेसिक जानकारी ली, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी देखें। जल्द ही हम अगला वीडियो ऊर्जा से रिलेटेड लेकर लौटेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।